मैंने देखा था आपकी रिकॉर्डिंग में 2 मिनट ना लास्ट। एक मिनट, एक मिनट, इस बार आएगा। ओके, अब आएगा। तो ऑर्डर बाई में क्या होता है, जब हम ऑर्डर बाई के लिए करते हैं तो ऑर्डर बाई इज बेसिकली टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जब आपको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। सो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग होता है। तो इसके लिए आपको किसी कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। ठीक, आप इसमें किसी भी कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अगर सिर्फ ऑर्डर बाय और फील्ड नेम दे देंगे तो वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेगा। ओके, फॉर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें आपको DESC ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास असेंडिंग के लिए लिखना कुछ नहीं है। अगर मतलब आप लिखना चाहते हो तो AESC लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये सारी चीजें तो अभी तक आप क्लियर होंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये तो क्लियर होंगी। HR डॉट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सैलरी वाइज अगर हम सॉर्ट करते हैं सपोज, ठीक है, अभी हम कंडीशन कोई नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सैलरी वाइज सॉर्ट कर रहे हैं। सो ऑर्डर बाय सैलरी, सिंपल हमें इतना देना है। ठीक है, आप इसको रन कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे सैलरीज हैं, वो आपकी सारी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। 2200, 2400 इस तरह से देखो स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मैनेज हो गया। ठीक है, अगर आपको लिखना ही है, बहुत ज्यादा है कि लिखना ही असेंडिंग, तो AES असेंडिंग में क्या लो, ASC कभी कभी लिखा लिखा नहीं ना, तब कभी लिखा नहीं तो ऑर्डर का दो चीजों के लिए ही होता है, ऑर्डर के लिए और हैं? के लिए होता है। ऑर्डर का डेफिनेशन क्यों यूज होता है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ही यूज होता है, मतलब डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही होता है। ठीक है, तो ASC यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमने सॉर्ट कर दिया आपको, आपका डेटा एक फील्ड के बेस पे। अब मान लो आपको मल्टीपल फील्ड के बेस पे डेटा सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिमिटेड चीज ले लेते हैं, तो बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। employee_ID, लास्ट नेम डाल रखा है यहाँ पे। हाँ हाँ, वो उसके वाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सैलरी ले लेते हैं, फिर मैनेजर ID ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ID ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 5 फील्ड लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। एम्प्लॉई ID एस नहीं है यहाँ पे, एक भी स्पेलिंग गलत होगी तो वो उसको फाइल एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अभी ये सिर्फ सैलरी वाइज सॉर्टेड है। ठीक है, ऊपर की कॉलम का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो बस एज लिख के कर दो। हाँ, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे एज, जैसे डिपार्टमेंट ID है, हमने DEPT कर दिया इसको। आईडी का नेम चेंज करना है, मैरिज आईडी के बाद करना था तो तुम्हारा करना है एज MGRID। ठीक है, जिसको चेंज करना है उसके आगे आपको बस एज लगा के और दूसरा नाम लिख देना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रन कराया, तो अभी यहाँ पे देखो मैनेजर ID आपने टाइप करा या फिर रिजल्ट किया है? नहीं, जितनी देर में ये एग्जीक्यूशन कराने के बाद जितनी देर में रिजल्ट आया था, 0.008 सेकंड में रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमारा डेटा अभी सैलरी वाइज सॉर्टेड है। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट वाइज ये सॉर्ट करे। ठीक है, फर्स्ट नेम वाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, चलो कर देते हैं, आप बोल रहे हो तो अपनी सैलरी की जगह फर्स्ट नेम हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेम वाइज भी कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसको रन कराओगे तो देखो ए पहले आ गया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में देखो W है। ठीक है, तो वो नेम वाइज आ गया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हम यहाँ पे सैलरी वाइज पहले अभी हम यहाँ चाहते हैं कि पहले वो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करे और डिपार्टमेंट के अंदर भी सैलरी वाइज सॉर्ट करे। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट के जो नंबर हैं, जैसे डिपार्टमेंट आईडी है 30, पहले आए, फिर 40 आए, फिर 50 आए, फिर 60 आए, इस तरह से सारे डिपार्टमेंट दिखाई दें। उसके बाद हर डिपार्टमेंट के अंदर में जिसकी सबसे सैलरी कम है वो सबसे पहले आए, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो बाद में आए। दो लेवल पे सॉर्ट कर रहे हैं हम। कैसे कैसे कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी में जैसे हमारा 50 डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो 50 वाले एक साथ आए, और 50 के अंदर भी जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले आए, और जिसकी सैलरी बड़ी है उससे उसकी वो बाद में आए। हमें इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे दो लेवल पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल लेवल पे सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने यहाँ इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे ऑर्डर बाई, तो पहले हमें डिपार्टमेंट के बेस पे सॉर्ट करना है। तो जिसके बेस पे पहले सॉर्ट करना है उसका नाम पहले डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब इसको हमें असेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, फिर हमने यहाँ पे दे दिया सैलरी। ठीक है, अब सैलरी को भी हर डिपार्टमेंट के अंदर सॉर्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। अब निकाल के लीजिए। अब देखो पहले यहाँ पे 10 है, 10 एक ही है, यहाँ पे 4,400 आ रहा है। अब यहाँ पे 20 दो है। ठीक है, 6,000 13,000। ठीक है, अभी यहाँ पे और आगे चलोगे तो 30 में देखो, 30 में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, और ये 2500 से 2500 2600 2800 2900 3100। ठीक है, फिर 11,000 पहुंच गए। इसके बाद जैसे ही 40 आया, तो 40 में आपको क्या दिख रहा है, फिर से 6500 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर 50 में फिर से 2100 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये जहां तक 50 रहेगा यहाँ तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 50 यहाँ पे आया, ये लास्ट है 50, 8200। 8200 के बाद अब फिर से यहाँ पे 4200 आ गया। तो पहले इसने डिपार्टमेंट को सॉर्ट किया और डिपार्टमेंट के अंदर फिर सैलरी को सॉर्ट किया। इसके इसमें और भी चीजें आप यहाँ पे फिर इम्प्लीमेंट करके लेके आ सकते हो। तीसरे लेवल की सॉर्टिंग अगर करनी है तो तीसरा वेरिएबल ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें सैलरी को हम डिसेंडिंग कर देते हैं, तो सैलरी डिसेंडिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, और यहाँ पे अब देखो 13,000 पहले आ गया, 6,000 बाद में आ गया। यहाँ पे 11,000 से शुरू हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 50 में 8200 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर बाई क्लियर हो गया। अंकित, ऑर्डर बाई क्लियर है। यस सर। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई का यूज क्यों होता है, ग्रुप बाई का यूज करते हैं हम अरेंज, नॉट अरेंज, बेसिकली एग्रीगेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो एग्रीगेशन क्या आता है, जब आपसे आपसे कहा जाता है कि एग्रीगेट निकालो, तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि समरी फाइंड आउट करनी है हमें डेटा की। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी एग्रीगेशन का पार्ट होता है, बट तो वो ग्रुप बाई से गवर्न नहीं होता है। एग्रीगेशन में बेसिकली जो यहाँ पे चीज होती है, नंबर 1 आता है जैसे सम निकालना है हमें। ठीक है, एवरेज निकालना है। ठीक है, फिर मिनिमम होता है, मैक्स होता है, और फिर होता है काउंट। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं, सम एवरेज मिन मैक्स काउंट। ठीक है, ये जो पहली 4 चीजें हैं ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जो काउंट होता है वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें ये इनमें से कुछ भी ऑपरेशन कराना है तो हमें ग्रुप बाई की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अब डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में हमें क्या चाहिए, जितने डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ पे हमने लिया डी आई एस डिस्टिंक्ट। पहले तो हमें डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट निकालने हैं, डी आई एस डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी।
ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, काउंट डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे ले लिया फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज एंड देन ग्रुप बाय। अब डिपार्टमेंट आईडी को हमें काम करना है तो हमने यहीं पे डिपार्टमेंट आईडी ही दे दिया। ठीक है, जैसे हमने ये दिया यहाँ पे, अब आप इसको रन कराओगे तो यहाँ पे अभी देखो डिपार्टमेंट आईडी वाइज यहाँ पे काउंट दे रहा है सबका। ठीक है, काउंट में कौन सा काउंट है? ये काउंट है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। 107 एम्प्लॉयज हैं टोटल यहाँ पे। 107 में से 3 लोग डिपार्टमेंट आईडी 90 में काम कर रहे हैं, 5 लोग 60 में काम कर रहे हैं, 6 लोग 100 में काम कर रहे हैं, 45 लोग डिपार्टमेंट नंबर 50 में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऑर्डर में देखना चाहते हो कि डिपार्टमेंट आईडी 10 20 30 इस तरह से आए, तो आप यहाँ पे इसमें ऑर्डर ऑर्डर बाई लगा दो। तो यहाँ पे हम कर दिया ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। जैसे एक कोड लिख दिया, रिजल्ट आ गया, उसमें ऊपर में डिलीट करने की जरूरत नहीं होगा, डिलीट करके कर दो, है ना? डिलीट की जरूरत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो हमारी डिपार्टमेंट आईडी 10 20 30 40 50 इस तरह से आ गई। ठीक है, तो टोटल अब अगर आप इनका करोगे तो 107 ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो टोटल हम करते हैं तो 1 2 1 3 6 3 9 1 10 45 10 55 55 1 56 34 90 90 99 अब वही है। 102 कुछ मिसिंग आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, वो जो आपने काउंट बोला वही आएगा। ठीक है सर, एक सेकंड सर, जैसे लिखा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट आईडी, तो यानी जैसे डिपार्टमेंट आईडी, जैसे एक डिपार्टमेंट आईडी के अलग अलग जो लिखे हैं वो एक ही हो जाएगा, है ना? हाँ। तो इसमें मतलब एक जैसे 3 डिपार्टमेंट आईडी अलग अलग लिखा है तो एक ही आएगा, उसके सामने जो आएगा कितने लोग हैं उसके सामने आएगा। हाँ, उसके बाद काउंट डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, इस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर में काउंट कितना होगा? कितने कितने डिपार्टमेंट आप जैसे लिखा है डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट आईडी, अगर काउंट नहीं भी लगाई जाए, बस डिपार्टमेंट आईडी लगा देंगे तो भी आ जाना चाहिए। देखो करके देखो, नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे काउंट हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिपार्टमेंट आईडी ही लिखा। ठीक है, तो नहीं आएगा। वैसे लॉजिक समझना था इसका, मेरी क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर, डिपार्टमेंट आईडी, यदि डिपार्टमेंट आईडी कोई यूनिक तो हमने वैसे ही ले लिया, है ना? तो अब जब डिपार्टमेंट आईडी एस डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आईडी हमें उसके सामने ये जो है इसके हमें सामने में चाहिए, तो ये जो यूनिक हो गया तो वो जोड़ के तो अपने आप ही आ जाएगा ना। जोड़ के नहीं आएगा जब तक आप उसको बोलोगे नहीं कि क्या करना है। ओके, ठीक है, देखो हमने हमने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे केवल हमने डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ दे दिया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे वही डिपार्टमेंट आईडी का नंबर सामने रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको इसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि करना क्या चाहते हो। आपको काउंट चाहिए, आपको सब चाहिए, ये आपको बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ, देख लो। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है। और यहाँ पे हम सिर्फ सपोज डिपार्टमेंट आईडी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाया सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो एक जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारे आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया है। अगर हम यहाँ पे
डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ अब रिपीट नहीं होंगे, देखो उतने ही आ रहे जो हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरह से आप यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप हम्म सेलेक्ट के बाद कॉमा लगाए। नहीं, सेलेक्ट के बाद कॉमा, सेलेक्ट के बाद कॉमा की क्यों जरूरत है? सेलेक्ट के बाद किसी हाँ, जहाँ फील्ड दे रहे हैं तो मल्टीपल फील्ड्स है, तो हर फील्ड के उसमें आपको कॉमा लगाना पड़ेगा फिर यहाँ पे, है? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, आप इसमें पूरा कैपिटल में लिख दो तो चल जाएगा। यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिख रहे हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल है वो केस सेंसिटिव नहीं ही होता है जनरली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या एसक्यूएल को जो जनरली मींस इसके जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं वो तो ANSI ने डिफाइन किए हैं, बट इसको डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया था इनिशियली। पावर भी नहीं चलता है एप्पल के लिए, पावर भी नहीं होता। होता है, एप्पल में पावर BI चलता है। अरे रिव्यू के सब कहते हैं हमारे में नहीं चल रहा, मैकबुक में नहीं चल रहा पावर भी। एक स्टूडेंट था, वो तो एप्पल में ही प्रैक्टिस करता था आके पूरी पावर BI, तो आयरलैंड चला गया वो। ऐसा पावर ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्या आयरलैंड जाना कैसे होगा? नहीं आया नहीं पावर भी। और क्या था लंदन में तो होता आपके टाइम पे। हम्म, अरे 100 के यहाँ पर 10 हम है इसमें। बहुत है, और बहुत कंपनीज ऑफर करती हैं। जैसे कि आपका पैनल से लगा कोई ऐसा, पैनल से लगा कोई ऐसा, फिर आपका कोर्स करके या फिर बड़ा जो एक्सपीरियंस करके लग गया और सच में ऐसा कुछ। मैं देर से ज्वाइन करूंगा अपनी। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो 3 दिन से वही डिस्कस हो रहा है, एक ही चीज हो रही है। तो आप अगली बात कर रहे हैं। हमें आता हूँ 7 दिन आता हूँ। नहीं अभी नाइट शिफ्ट परसों से। सर एक तो एक आंसर है उसके बाद एक शुरू करते हैं इसको कि मैं ना मे भी इस वीकेंड में अपने मित्रों के यहाँ पे जाना पड़ता है सर। तो मैं ना बीच में जैसे कभी मेरी जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं आके 6-7 बजे आके बैठ के कुछ नहीं आके प्रैक्टिस करता हूँ, बीच में मुझे जो हेल्प की मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है? आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट है। तो रो एंड कॉलम आपको पता है, टेबल टेबल क्या होती है पता है। ठीक है, अब टेबल में आपके अलग 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 तरीके का डेटा होता है, तो उसमें एक होता है हमारा नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कैरेक्टर्स। ठीक है, दो तरीके का, या तो नंबर का डेटा होता है या हमारा कैरेक्टर का डेटा होता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है, हमारे पास होते हैं कंस्ट्रेंट्स। हाँ, कैरेक्टर्स मींस टेक्स्ट। तीसरी चीज होती है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दीज आर फ्यू रूल्स टू बी अप्लाइड ऑन डेटा टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेन द डेटा इंटेग्रिटी। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अब ये जरूरी क्यों होता है, कंस्ट्रेंट जरूरी क्यों होते हैं? कंस्ट्रेंट हमारे पास जरूरी इसलिए होते हैं कि जिससे जो हमारे पास डेटा है वो सही आए, डेटा गार्बेज ना आए। लाइक कि मान लो अगर हम एक कंपनी के डेटा पे काम कर रहे हैं, तो कंपनी में जितने भी बंदे हैं वो सारे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट की जो डेट, जो एज रेंज होती है वो मिनिमम 18 से 20 साल से ऊपर का ही बंदा ही जॉब कर सकता है। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता होगा कि 18 से नीचे का कोई बंदा है, जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो कंपनी में काम कर रहा है, वो मींस रेयर टू रेयर केसेस में होता है। अदरवाइज जो डेटा होगा वो 18 से और 60 साल के बीच के लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब मान लो कि कोई आया, उसने डेट 5 साल डाल दी, तो क्या होगा? तो वो डेटा एरर शो नहीं करेगा, लेकिन वो डेटा हमारा कंसिस्टेंट नहीं है हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से, राइट?
वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब सपोज कोई जो नाम अगर अगर किसी ने दिया है और नाम की फील्ड अगर किसी ने ब्लैंक छोड़ दी तो क्या होगा? तो क्यों इसे कंसीडर किया जाएगा कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा में इशू है। ठीक है। या हम अगर कांटेक्ट डिटेल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं तो अगर किसी ने मोबाइल नंबर नहीं डाला है या ईमेल आईडी नहीं डाली है तो आइडियली क्या कंसीडर किया जाएगा कि भाई हम ऐसे डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो तो मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही चलेगा। अगर मान लो हमें इस बंदे को कुछ कम्युनिकेट करना हो तो हम कैसे कम्युनिकेशन भेजेंगे? तो उसके लिए हम या तो हमें मोबाइल नंबर चाहिए होगा या हमें ईमेल चाहिए होगी। ठीक है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन रहे इसलिए डेटा पे कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं जिनको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जब मैं बार्कलेज में था तो मेरी एम्प्लॉय आईडी थी G01288991। ये मेरी एम्प्लॉय आईडी थी। तो ये वो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल है कि जी से स्टार्ट होगा और फिर किस ईयर में ज्वाइन किया है, किस बैच में ज्वाइन किया है, और फिर लास्ट में 2-3 नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे उसके लिए। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में वो उन्होंने अपना बना रखा है। या मान लो जैसे जो यूनिवर्सिटीज में जो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, पहले ईयर का नाम होगा, फिर कॉलेज का कोड होगा, फिर किस कोर्स में उसने ज्वाइन किया है, और फिर लास्ट के 2-3 नंबर होंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे जो AKTU यूपी में काम करती है, वहाँ के मेरे काफ़ी स्टूडेंट, तो उनमें यही होता है कि उनमें जो उनका जो रोल नंबर होता है वो ऐसे 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 होता है। सपोज उसने 2008 में ज्वाइन किया तो 08। ठीक है। फिर कॉलेज कोड सपोज 349 कॉलेज कोड हो गया। फिर जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में ज्वाइन किया तो 32 ये कंप्यूटर साइंस का कोड हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पे 991 इस तरह से वो उसका ये उसका रोल नंबर है। ये उसका रोल नंबर है, बाकी सारी चीजें कोडेड है। तो इससे क्या होगा कि उसका अपना एक यूनिक नंबर क्रिएट हो जाता है। अब कोई बच्चा आता है वो कहता है कि मैं AKTU में पढ़ रहा हूँ और मेरा रोल नंबर ये है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो क्या ये रूल के साथ में कंसिस्टेंसी दे रहा है? हमें नहीं दे रहा है। तो इस तरह का डेटा क्या हो जाएगा? गार्बेज डेटा हो जाएगा, राइट? तो इस तरह के डेटा ना क्रिएट हों इसलिए हम कहीं ना कहीं डेटा में कुछ ना कुछ रूलिंग्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। उन रूलिंग्स को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। ठीक है। अब तो कंस्ट्रेंट्स में कुछ चीजें क्या होती हैं कि पहला होता है कि नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि मतलब दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ये डेटा एम्प्टी नहीं हो सकता। नाम है, होना ही होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी है, होनी ही चाहिए। मोबाइल नंबर है, होना ही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है, होनी ही चाहिए, राइट? इसके बिना फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है। उसको हम बोलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है। दूसरी चीज आती है यूनिक। क्यू UNIQUE। ठीक है। यूनिक मीन्स दिस वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ये वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर इन यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय आईडी इन कंपनी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है। मोबाइल नंबर हो सकता है, अगर दो भाई काम कर रहे हो और दोनों के पास अगर एक ही मोबाइल नंबर हो तो कभी 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 हो सकता है। मतलब ये रेयर टू रेयर केस में ये हो सकता है। लेकिन अब मान लो आप किसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, राइट? तो जैसे मान लो आप किसी मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हो और मार्केटिंग एजेंसी में बहुत सारे आप पोर्टल देखो तो वहाँ पे वो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो उस केस में फिर मोबाइल नंबर भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, राइट? तो ये होता है यूनिक। फिर इसके बाद आता है एक प्राइमरी की। प्राइमरी की
राइट। सो प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाइड वैल्यू है वो प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो प्राइमरी की होगी, राइट। अगर हम किसी कॉलेज के डेटा पे काम कर रहे हैं तो कॉलेज में जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो प्राइमरी की होगा, राइट। बस रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, स्टूडेंट की सारी डिटेल आ गई, तो ये प्राइमरी की होगा। तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, it is the combination of not null constraint and unique constraint। ठीक है, तो प्राइमरी की जिसकी भी होगी वो यूनिक होगी और ब्लैंक नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइमरी की समझ नहीं आया, प्राइमरी क्या ठीक है। प्राइमरी की इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी में आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिली होगी, वो एम्प्लॉय आईडी के बिना क्या आपकी कंपनी में कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो पहली चीज कि वो सबके लिए जरूरी है, तो ये नॉट नल नहीं हो सकती, ये नल नहीं हो सकती, ठीक है, ब्लैंक नहीं हो सकती। दूसरी चीज, क्या आपकी एम्प्लॉय आईडी किसी दूसरे को असाइन की जा सकती है, या किसी की और की एम्प्लॉय आईडी आपको असाइन की जा सकती है, नहीं हो सकती। तो मतलब ये सबके लिए यूनिक होगी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन इनसाइड एनी एनवायरनमेंट, इनसाइड एनी सेटअप इज प्राइमरी की। ठीक है, फिर चौथी चीज आती है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की इज द रेफरेंस की टू सम अदर डेटा। तो इसमें ये रेफरेंस की क्या है, अब मान लो कि आप एक डेटा पे काम कर रहे हो जहाँ पे अभी जैसे हम एम्प्लॉय डेटा पे काम कर रहे थे, तो एम्प्लॉय डेटा पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी थी या मैनेजर आईडी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ आईडी का नाम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ HR.employees कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो डिपार्टमेंट आईडी दिख रही है, ये डिपार्टमेंट का कोई एक नंबर असाइन कर दिया गया है, बट क्या हमें इससे पता लग रहा है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, नहीं पता लग रहा है। तो अगर हमें डिपार्टमेंट चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट की टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की टेबल कहाँ है, ये है हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल, जहाँ पे हमारे पास ये है। तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी है जो कि यहाँ से मैच करेगी और डिपार्टमेंट नेम है। तो अगर अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे हमें पता करना है कि इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो उसके लिए हमें डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट टेबल के लिए जो डिपार्टमेंट आईडी है ये प्राइमरी की है, ये यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे तो आपको डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट दिख रही है। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की का काम कर रही है। ठीक है, फॉरेन की मतलब ये एक ऐसी की है जो किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी, वहां से इससे रिलेटेड डेट चीजें इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी सब सब करके दिखाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीजें इसमें ना इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे कि आप कैसे चीजें इधर से उधर लेके आ सकते हो, लेकिन ये टर्म पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 टर्म्स हैं जो आप याद करने होंगे आपको। ठीक है, ये मैं भेज भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये अगर आप याद रखोगे ये सारे टर्म्स तो ठीक है, तो ये सारे टर्म्स याद रखोगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। और जब हम टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई हैव अनदर सेशन in which